Scalars and vector. Scalars refers to quantity whose value may be represented by single positive or negative real number. तो स्केलर आपकी कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप सिर्फ रियल नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे रिप्रेजेंट कर सकें और सिर्फ उस क्वांटिटी को डिफाइन कर सकें, इस किस्म की क्वांटिटीज हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास डिस्टेंस है, टेम्परेचर है, मास है, डेंसिटी है, प्रेशर है, वॉल्यूम एंड टाइम है। और वहां पे मैंने आपको स्केलर फील्ड के अंदर टेम्परेचर फील्ड की और प्रेशर फील्ड की और लिक्विड के फ्लो की जो फील्ड थी वो स्केलर फील्ड की एग्जांपल्स थी, और टेम्परेचर प्रेशर की जो खास तौर पर हमने पढ़ी थी, जो लिक्विड की फ्लो की पढ़ी थी वो वेक्टर फील्ड की एग्जांपल थी। Now, a vector quantity has both a magnitude and direction in space. We especially concerned with 2 and 3 dimensional space only. तो वेक्टर आपकी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेस के अंदर, और अपने कोर्स के अंदर हम स्पेशली 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस में इंटरेस्टेड होंगे। एग्जाम्पल इसकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये कुछ एग्जांपल्स आपके वेक्टर्स की। वेक्टर अलजेब्रा आपने अपने प्रीरेक्विजिट कोर्स के अंदर जो आपका इंटरमीडिएट आपने जो वेक्टर का पूरा चैप्टर पढ़ा था, इसके अलावा जो हमारा अप्लाइड फिजिक्स का जो कोर्स था फर्स्ट सेमेस्टर में आपके बी की कोर्स के अंदर, उसके अंदर भी बहुत सारे हमने वेक्टर्स के टूल्स को यूज किया था। और अपनी वेक्टर एनालिसिस के अंदर आपने जो वेक्टर कैलकुलस जो आपने लास्ट सेमेस्टर अपने पढ़ी है, उसके अंदर बहुत डिटेल में आपने इन चीजों को पढ़ा हुआ है। मैं जस्ट इनको रिकॉल फेज के तौर पे आपको एक दफा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। The addition of vector follows the parallelogram law. ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए। Vector addition obey the cumulative law और also obey associative law. आप वेक्टर a प्लस बी करें या b प्लस a करें, रिजल्ट सेम, या a प्लस b प्लस c करें या a प्लस b फिर प्लस c करें, आपका रिजल्ट रिमेन सेम। ये कम्युलेटिव और एसोसिएटिव लॉ है, ये आपने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस जो स्टडीज है उनके अंदर इसको बहुत डिटेल में देखा हुआ है। वेक्टर का डिफरेंस भी बिल्कुल बहुत सिंपल है और इसको आप वेक्टर एडिशन के तौर पे यूज करते हैं। सिंपल, लेट्स सपोज कि a माइनस बी है, तो इसको आप a प्लस माइनस बी के तौर पे ट्रीट करेंगे। मेन ऑपरेटर आपका एडिशन ही रहेगा। सिंपल जो वेक्टर b है, यहाँ पे b था, यहाँ पे जो माइनस बी है, ये आपको बताएगा सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर की रिवर्स हो गई है। इसी तरह किसी भी वेक्टर को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करना इक्वल है उस वेक्टर को उस स्केलर क्वांटिटी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना। तो यहां पे हमने n से डिवाइड किया और यहां 1/n से मल्टीप्लाई कर लिया, ये दोनों इक्वल आएंगे। अगर दो वेक्टर का डिफरेंस आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब है वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के बराबर है, इनको कहते हैं इक्वल वेक्टर। वेक्टर्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम के से जो आप लॉ को यूज करते हुए अपनी एडिशन करते हैं, ये उसकी ग्राफिकल फॉर्म है। वेक्टर्स में बी मल्टीप्लाइड बाय स्केलर्स। आप किसी भी स्केलर्स नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। The magnitude of vectors change, but its direction does not when the scalar is positive. यानी कि
आप अपने वेक्टर को जिस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो वो सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ऑल्दो अगर आप अपने वेक्टर क्वांटिटी को किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। और जो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है बाय स्केलर, ये आपका ओबे करता है एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अलजेब्रा के, दोनों लॉस को ये ओबे करता है। यानी कि आप कोई आपके पास स्केलर क्वांटिटी है आर प्लस एस, आर ओ एस, और दो वेक्टर है ए प्लस बी या ए और बी, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह आप अपने अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों सूरतों में आपके पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। The coordinate system is defined as a system which is used to represent a point in space. तो एक ऐसा सिस्टम जो स्पेस में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाए उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली थ्री टाइप्स के आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और थर्ड है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। The rectangular coordinate system or Cartesian coordinate system. In the rectangular coordinate system, we set up three coordinate axes, which are mutually at right angle to each other and called the x, y and z axis. तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास तीन म्यूचुअल एक्सेस होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल होती है, यानी कि आपस में इनका एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है और इनको हम x, y और z एक्सिस कहते हैं। Vector are usually specified relative to a rectangular or Cartesian coordinate system that's said to be right-handed. तो जो आप वेक्टर को स्पेसिफाई करेंगे इस सिस्टम के अंदर अकॉर्डिंग टू दी राइट हैंडेड सिस्टम के थ्रू करेंगे, और ये सिस्टम आपको कहता है कि अगर आप अपनी राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको मूव करें टूवर्ड्स वाई तो आपका जो थंब है वो आपको जेड एक्सिस देगा। ये पिछली फिगर को मैंने आपको प्लेन की फॉर्म में दिखाया है। ये आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की एक्सिस है, एक्स वाई एंड जी। जो प्लेन आपकी एक्स वाई के ऊपर लाई करी तो उसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पे आपका जेड जो होता है वो 0 होता है। इसी तरह ये आपकी वाई जेड प्लेन है और इसके ऊपर एक्स 0 होगा, और सिमिलरली ये आपके पास जेड एक्स प्लेन है जिसपे y 0 होगा, एंड दिस पॉइंट शोज द ओरिजिन। मजीद मैंने 3D फॉर्म में आपके समझाने के लिए इस डायग्राम को कंसिडर किया है। ये आपके पास y एक्सिस है, दिस वन इज x एक्सिस और दिस वन इज z एक्सिस। को पॉइंट लेट्स सपोज P आपकी
3D डायमेंशन में लाई कर रहा है और इसकी पोजीशन को हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले x आएगा, फिर y आएगा और फिर z वैल्यू आएगी। तो x एक्सिस हमारी ये रही। तो अगर हम यहां से इस पॉइंट को देखें तो ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है 1 2 3। तो ये 3 आपके पास आ गया। अब आ जाए y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस के ऊपर ये है 1 एंड 2। ये x एक्सिस पे 3 और y पे 2 और z एक्सिस आपकी इस तरह ये बाहर की तरफ आपकी स्क्रीन से बाहर आ रही है। तो ये z पे कितना है 2, ये 1 एंड 2। ये पॉइंट इस तरह आपको 3D फिगर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स। I, J, K have a dimensionless magnitude of 1। तो ये आपके जो यूनिट वेक्टर जिनको हम I, J, K फॉर्म से जानते हैं, ये डायमेंशनलेस है और उनका मैग्नीट्यूड होता है 1 के बराबर। यूनिट वेक्टर को हम I, J, K या फिर AX, AY, AZ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर आपकी बुक के अंदर उनको AX, AY और Z में लिया है, तो वहां पे अकॉर्डिंगली हम उसी तरह उनको यूज करेंगे। A sense that is given by positive or negative sign indicates the direction along the axis। तो आपका जो x एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है वो I हैट, y एक्सिस पे j हैट और z के ऊपर k हैट यूनिट वेक्टर होगा। इस डायग्राम के ऊपर आपके पास एक वेक्टर है r और उसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो किसी पॉइंट के ऊपर है x, y और z। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि मजीद आपको समझ में आए कि हम किस तरह इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम आपके पास है जहां पे एक्स वाई जी प्लेन के ऊपर आपको एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 और एक पॉइंट Q गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट 2 -2 1। जो P पॉइंट है वो ओरिजिन से उसका जो वेक्टर है वो है RP पोजीशन वेक्टर। इसी तरह जो Q पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है RQ। आपको वेक्टर फाइंड आउट करना है P टू Q। P टू Q। बेसिक हमारा जो एडिशन रूल है हम वही अप्लाई करेंगे और उस रूल को अप्लाई करते हुए इस फिगर से आपको साफ पता चल रहा है कि ये जो वेक्टर आर क्यू है ये बराबर है आरपी प्लस आरपी क्यू के वेक्टर एडिशन के रूल के तहत। आर क्यू इज इक्वल टू आरपी प्लस आरपी क्यू और हमें आरपी क्यू फाइंड आउट करना है। तो हम आरपी की साइड चेंज कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आरपी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू माइनस आरपी। यानी कि आप वेक्टर पोजीशन वेक्टर आर क्यू में से वेक्टर आरपी को माइनस कर दें। तो ये जो है ये पॉइंट पी का वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और इसी तरह ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इनको लिखने का तरीका क्या होगा?
x में से x कंपोनेंट माइनस होगा, y में से y कंपोनेंट माइनस होगा और z में से z कंपोनेंट माइनस होगा, और साथ उनके यूनिट वेक्टर को हम लिख देंगे। तो 2 माइनस 1 ax, यह हमें माइनस करना है, प्लस -2 -2 ay, देन 1 - 3 az, और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया ax - 4ay - 2az। ये हमारे पास आ गया वेक्टर r p q या वेक्टर p2q। कार्टेशियन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये आपने रिप्रेजेंटेशन बहुत दफा पहले देखी भी है, जस्ट फॉर रिमाइंडर में दोबारा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वेक्टर f आपका जो कि कहीं स्पेस में लाई कर रहा है 3 डायमेंशन में, तो उस वो वेक्टर होगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, वेयर एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आर दी एक्स वाई z component along the x y z axis and I j k are the unit vector along the x y z axis respectively. If you find the magnitude of this vector, then you can use this formula, that is the under root of square of x component plus square of y component plus square of z component। ये आपने बहुत एक्सटेंसिवली अपने प्रीवियस कोर्सेज के अंदर ये यूज किया हुआ है। मैं यहाँ पे कि यूएफ को यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स या एफ या यूनिट वेक्टर ऑफ एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है, आप अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपके पास यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर निकल आता है। और इसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लें तो सिंपल, इनको सबको मैंने कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करके आपको दिखा दिया कि हर कंपोनेंट को अगर आपने एफ से डिवाइड कर दिया तो आपके पास एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ कार्टेशियन वेक्टर, यहां पे मैंने एक्स वाई जी प्लेन के ऊपर आपको एक वेक्टर एफ दिखाया है, इसका मैग्नीट्यूड है एफ, और ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा वाई, जेड एंगल के साथ जेड एक्सिस का एंगल बना रहा है थीटा जेड, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा एक्स। अब जो यहां मैं आपको कॉन्सेप्ट देना जा रहा हूं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया होगा। आपने अपने प्रीवियस कोर्सेज के अंदर ये देखा होगा, जब आप वेक्टर्स पढ़ रहे थे 2 डायमेंशन के अंदर, तो वहां पे आप जब एक्स और वाई कंपोनेंट निकालते थे, क्योंकि वहां पे आपके सब पास दो ही एक्सेस होती थी, एक एक्स होती थी और वाई एक्सेस होती थी, और आपको जब उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना होता था या एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करना होता था, तो आप यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते थे और आप कहते थे कि जो एक्स कंपोनेंट है वो है एफ एक्स कॉस थीटा के, और जो वाई कंपोनेंट है वो है एफ वाई साइन थीटा के, और कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आप वहां से फाइंड आउट करके अपने वेक्टर की डायरेक्शन को पता कर लेते थे। यहाँ पे जो हम आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं वो सिंपल, उसमें ये याद रखने वाला है कि लेट सपोज आपके पास ये एंगल है थीटा वाई, ये आपका रिलेटेड वेक्टर है, और दिस वन
द बेस, या आपका ये कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप अगर यहां से कॉस थीटा लगाएंगे तो यानी कि कॉस थीटा वाई बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, और यहां पे बेस आपके पास है एफ वाई और हाइपोटेन्यूज है एफ। कॉस थीटा वाई बराबर हो जाएगा एफ वाई अपॉन बेस, और बेस आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली यही एनालॉजी आपने रखनी है कि आपकी जिस एक्सिस के साथ आपका जो वेक्टर है वो एंगल बना रहा है उसको आप बेस कंसीडर करेंगे। जैसे इस केस में इसको बेस लिया, इस केस में ये बेस हो गया, और इस केस में ये बेस हो गया। जब ये हम कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास cos थीटा एक्स बराबर आ जाएगा एफ एक्स अपॉन एफ, और cos थीटा जेड बराबर आ जाएगा एफ जेड अपॉन एफ के। सिंप्लिसिटी के लिए याद रखना है कि जिस जिस एक्सिस के साथ एंगल है आप उसको अपना बेस कंसीडर कर लें, और सिर्फ cos थीटा की टर्म में आप उसको सॉल्व कर लें, तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा cos थीटा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ, cos थीटा वाई इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन वाई, एफ वाई अपॉन एफ, और cos थीटा जेड इज इक्वल टू एफ जेड अपॉन एफ। तो अभी हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर बराबर होता है कि एफ एक्स अपॉन एफ, एफ वाई अपॉन वाई, एफ जेड अपॉन एफ। तो अभी ऊपर टर्म के अंदर हमारे पास जो लास्ट स्लाइड थी उसमें ये एफ एक्स अपॉन एफ किसके बराबर था, कॉस थीटा एक्स के, एफ वाई और एफ सेट अपॉन एफ था कॉस थीटा जेड के। तो ये इनकी, इसकी और इसकी वैल्यू उधर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एंगल की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ये आ गया कॉस थीटा एक्स, इसकी जगह रिप्लेस कर दिया कॉस थीटा वाई, और इसकी जगह रिप्लेस कर दिया कॉस थीटा जेड में। तो सिमिलरली ये जो आपके पास मैग्नीट्यूड एफ है ये बराबर था अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर। ये ऊपर स्लाइड में भी देखा और प्रीवियसली भी आपने इसको यूज किया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर ये एफ एक्स बराबर था कॉस थीटा एक्स के, अगर आप इधर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे ये आ जाएगा cos थीटा y के, और ये आ जाएगा cos थीटा z के। तो यहां से भी आप यूनिट वेक्टर का ये थ्रो एंगल को या डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एज यू नो जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ऊपर वाली क्वेश्चन की जगह हम यू एफ की जगह 1 लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो ये आपके पास आ गया 1 is equal to cos square theta x plus cos square theta y plus cos square theta z। तो हमने अभी देखा था कि यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दे तो यूनिट वेक्टर निकल के आया था उसकी डायरेक्शन में। तो इसी तरह अगर उस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेक्टर निकल के आ जाएगा। सिंपल रीराइट करके मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं। We can also write f in terms of the coordinate direction angles। तो f बराबर हो जाएगा f cos थीटा xi प्लस f cos थीटा j प्लस
f cos theta z k, where this term is the magnitude of the vector. प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रीड की हुई है। जस्ट मैं आपको एक दफा इसका ओवरव्यू एक रिकॉल के तौर पे मैं इसको आपको दोबारा बता रहा हूँ। ax डॉट ax is equal to 1, ay डॉट ay is equal to 1, az dot az is equal to 1, where ay, az, ax are the unit vector along x axis, y axis, z axis respectively. और आपको पता है जब दो यूनिट वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है। तो यहाँ पे आपके पास की प्रॉपर्टी है कि ये दोनों का सेम प्रोडक्ट, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर आएगा। लेकिन अगर आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि एंगल यहां पे हो जाएगा 90 डिग्री। आपको पता है ये होगा ax ay cos थीटा, इधर cos 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 होता 0। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल टू 0 आएगा। इसी तरह अगर दो सिमिलर वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 आएगा। लेट्स सपोज ax क्रॉस ax, तो यहां पे जो टर्म आती है क्रॉस प्रोडक्ट में वो आती है साइन थीटा की, और साइन आपके पास यहाँ पे 90 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर हैं, दोनों पैरेलल एक दूसरे के, या एक ही प्लेन के ऊपर एक ही एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह ए वाई क्रॉस ए वाई 0, इसी तरह ए जेड 0 के बराबर। अगर आप ए एक्स और ए वाई दोनों क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको ए जेड देगा, ये भी आपको पता है। इसी तरह ए वाई और ए जेड का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपको ए एक्स देगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इस तरह आप ए एक्स और ए जेड का जब क्रॉस प्रोडक्ट वो आपको ए वाई देगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अगर आप अब हम उसको अपने क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म्स को रिवर्स कर लेते हैं। यहां पर लिखा था ए वाई इंटू ए जेड, ए एक्स इंटू ए वाई इक्वल टू ए जेड। लेकिन अगर आप इसको टर्म्स को रिप्लेस कर दें तो आपके पास डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी कि आप एक्स इंटू ए वाई करेंगे तो ये जगह माइनस का ए जेड। इसी तरह जब आप ए जेड इंटू ए वाई करेंगे हो जाएगा माइनस का एक्स, और ए जेड इंटू ए एक्स करेंगे तो जाएगा माइनस का 8y। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ आपको नए कॉन्सेप्ट्स दिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, और कुछ हमने अपनी जो प्रीवियस वेक्टर नॉलेज थी उसको रिकॉल किया। यही जितने भी टूल्स टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं वो जब हम आगे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जब हम प्रॉब्लम्स या डेरिवेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे हम इनको अप्लाई करेंगे, यही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, और
किस तरह से अपनी वेव की पोजीशंस को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हुए एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पे ये सारी टेक्निक्स आपको एप्लीकेबल होती हुई दिखेंगी। तो ये लेक्चर डिटेल में पढ़ें, और भी आप इस लेक्चर तक अपने आप को महदूद ना रखें, और भी डिटेल में आपको नेट से समझना है, एनिमेशन टूल्स हैं, आप उनको यूज करके मजीद अपने एक्सपर्टीज को डेवलप कर सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इस लेक्चर को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।